जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सहर फातिमा। हेल्थ टॉक में नाज़रीन बात करते हैं हम हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ के हवाले से, और अब क्योंकि डेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो अब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सैयद साकिब रज़ा। इनसे हम बात करेंगे जो लेक्चर एंड MS ट्रेनी है डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, और ईसा लैब से भी इनका ताल्लुक है। सर आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। आज का जो नाज़रीन हमारा मेन टॉपिक है वो है कैरीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर साहब आज हम इसके हवाले से बात करेंगे आपसे। तो सबसे पहले बताइएगा व्हाट इज़ कैरीज। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, पहले तो आपने इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए। एक्चुअली डेंटल कैरीज जो है वो दांतों में लगने वाला जो कीड़ा है, जिससे हम नॉर्मली बात करते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया है, पेन का कॉज बन सकता है वो। तो कैरीज जो है वो दांत का एक हिस्सा जो लेयर जिसको हम एनामल कहते हैं उससे प्रोग्रेस करता है, और फिर वो डेंटिन जो उसकी सेकंड लेयर है वहाँ तक प्रोग्रेशन होती है, और फिर जब वो नीचे डेप्थ तक पहुँचता है जो दांत की थर्ड लेयर होती है जिसको हम पल्प टिश्यू कहते हैं, उसको इन्फेक्ट करता है, तो उसके बाद दांत में पेन शुरू हो जाता है। तो कैरीज बेसिकली जो अगर हम एक उसको डिफ़ाइन करें तो दांत को सड़ जाना, दांत में कीड़ा लग जाना, कैविटी लग जाना, वो कैरीज कहलाता है एक लेमन टर्म में अगर हम बात करें। दांत का मिनरल पोर्शन जो है उसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय होता है, और फिर उसके बाद जो है हाँ रिपेयरेबल भी है ये चीज़, रिस्टोरेबल है। इसमें हम फिर डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं हमारे ट्रीटमेंट से रिलेटेड। अगर हम बात करें तो हम दांत में फिलिंग्स करते हैं, या फिर हम प्रिकॉशनरी कुछ मेजर्स लेते हैं कि हम अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करें, ओरल हाइजीन अच्छी रखें, तो हमारे दांत में कीड़ा नहीं बढ़ता। और अगर वंस कभी दांत में कीड़ा लग जाता है तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसको डेंटिस्ट के पास जाके क्योर करवा लें इन द फॉर्म ऑफ डेंटल फिलिंग्स होती हैं, डिफरेंट फिलिंग मटेरियल्स अवेलेबल हैं, उस तरह हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। सर इसके ट्रीटमेंट के हवाले से भी हम आपसे जानना चाहेंगे, इसके ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है? देखिए दांतों की अगर हम ओवरऑल बात करें तो सबसे पहले तो हमने अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है। सबसे पहला काम जो है हम अपने मुंह की सफाई रखें। मुंह की सफाई रखने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम दांतों की ब्रशिंग करें ट्वाइस अ डे और थ्राइस अ डे। सेकेंडली हमारे पास ऑप्शन ये है कि दांतों में हमारे कुछ खाने के ज़रात फंसे रह जाते हैं जो हमारे डेंटल ब्रशेस से भी साफ़ नहीं हो पाते, तो उसमें ऑप्शन होता है कि हम माउथ वॉश इस्तेमाल करें रेगुलर बेसिस के ऊपर। हमारे पास माउथ वॉश अवेलेबल हैं जो हम रेगुलरली ट्वाइस अ डे इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड थिंग ये है कि दांतों में खाना फंसने की शिकायत ज़्यादा अमूमन होती है, और पोस्टीरियर जो दांत होते हैं हमारे पीछे वाली दाढ़ें अमूमन उसमें ज़्यादा हमें शिकायत होती है। तो उसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम प्रायर टू गो फॉर जो हम टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं, इससे बेहतर है कि हम डेंटल फ्लॉस करें। मेडिकेटेड स्ट्रिंग लाइक होता है धागा, और उससे हम दांतों की सफाई को हम मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद अगर फिर भी हमारे दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि वी हैव टू गो टू फॉर द डेंटिस्ट फॉर डेंटल ट्रीटमेंट, तो फिर हम डेंटिस्ट के पास विजिट करें, डेंटिस्ट को दिखाएं जाके। फिर वो हमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस देते हैं कि डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द रीजन, कितना दांत में कीड़ा बढ़ चुका है, प्रोग्रेशन कितनी हो चुकी है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन जो नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा होता है मोस्टली वो फिलिंग्स का काम होता है कि दांतों में फिलिंग डाल दी जाती है। हमारे पास डिफरेंट अवेलेबल मटेरियल्स हैं जिसकी हम फिलिंग्स डालते हैं। पुराने ज़मानों में अगर आपने शायद ज़्यादा सुना हो कि सिर्फ चांदी की फिलिंग की जाती थी। जी। चांदी की फिलिंग बहुत कॉमन, चांदी और सोने का दांत समझते थे। ऐसे ही था। वो चांदी का पार्ट होता है, इसमें सिल्वर कंटेंट होता है, बट ये कि वो प्योरली चांदी नहीं है। बट उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से वो कम हो गया है, कुछ जगहों पे होती है वो फिलिंग। बट ये कि अब जो उसकी जो रिप्लेसमेंट हुई है वो ऐसे मटेरियल से हुई है जिसका कलर बिल्कुल दांत के कलर से मैच करता हो। तो वी गॉट द ऑप्शन कि हम कंपोजिट फिलिंग्स करते हैं मोस्टली, या GIC एक फिलिंग मटेरियल है हमारे पास अवेलेबल, हम उसकी फिलिंग्स कर सकते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर थोड़ा सा एक वक्त का जो है वो इस वक्त कमी तो नहीं है नाज़रीन, अभी हमारा प्रोग्राम जारी है, और यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम हेल्थ टॉक में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद करेंगे। डॉक्टर साहब डॉक्टर सैयद साकिब रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात कर रहे हैं कैरीज़ और इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से। तो डॉक्टर साहब एक बार फिर से मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप ब्रीफ कर देंगे कैरीज़ है क्या, और हम इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से भी बात कर रहे थे, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? जैसे मैंने पहले बताया कि डेंटल कैरीज जो है वो हमारा जो दांत का एक टिश्यू है जिसके मिनरल कंटेंट डिक्रीज़ हो जाता है दांत में कीड़ा लगने की वजह से, या दांत का कोई स्ट्रक्चर टूटने की वजह से, तो उसकी वजह से उसके अंदर जो डिफेक्ट क्रिएट होता है वो हम दांत में कीड़ा लगना जिसको हम कहते हैं, तो वो दांत को गला देता है, ख़राब कर देता है।
अब उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस जैसे पहले जिक्र कर चुके हैं कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस में हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि हम नॉर्मली फिलिंग्स कर सकते हैं, बट अगर हम उसमें देखें कि जी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, तो वी कैन गो फॉर, सबसे पहला काम जो है वो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर द वाटर फ्लोरिडेशन। फ्लोराइड क्वांटिटी, या हमारे टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड क्वांटिटी हो, या फिर हमारे पास कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट्स हों, ठीक है, कुछ वाइटामिन की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी नॉर्मली उसकी वजह से भी सीरियस रीजन्स बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले उस ट्रीटमेंट ऑप्शन पे जाएंगे कि अगर हमारे दांत में कोई इनिशियली कीड़ा लगा है तो हम उस कीड़े को जो है वो हम इस तरह थेरेपी करके उसको हम क्योर कर सकते हैं। बट वंस इट गो बियॉन्ड द जो आउटर सरफेस जिसको हम एनामल कहते हैं, उससे नीचे चला जाता है डेंटिन की तरफ, जो सेकंड सरफेस है दांत की, तो फिर हमें डेफिनेटली हम उसके अंदर जो है वो फिलिंग्स के लिए हम जाते हैं कि हम उसके अंदर फिलिंग्स करें। तो फिलिंग्स में हमारे पास, जैसे मैंने बताया था, डिफरेंट मटेरियल्स हैं, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। सही। अच्छा, आपने कैल्शियम सप्लीमेंट की बात की है, तो मैं यहाँ जानना चाहूँगी और हमारे नाज़रीन तक भी यकीनन ये ज़रूर पहुँचनी चाहिए कि कैल्शियम सप्लीमेंट के लिए क्या क्या ज़रूरी है, किस तरह हम इसका इंटेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम नेचुरल रेमेडी पे जाना चाहिए। जो हमारे पास सबसे ईजिली अवेलेबल प्रोडक्ट है वो मिल्क है, मिल्क की फॉर्म में, ठीक है, कैल्शियम रिच होता है, तो वी कैन गो फॉर इनटेक ऑफ मिल्क हम करें। ठीक है, बच्चों में नॉर्मली होता है कि बच्चों में मिल्क इनटेक कम होती है तो कीड़े ज़्यादा लग रहे होते हैं, ठीक है, तो हमने एक तो मिल्क इनटेक बढ़ानी। सेकेंडली, अगर हम नेचुरल सप्लीमेंट्स में बात करें तो वी गॉट डिफरेंट फ्रूट्स हैं जो अवेलेबल हैं, हम वो ले सकते हैं। और अगर हम डाइट ड्रग्स की फॉर्म में आए, मेडिसिन की फॉर्म में आए, तो नॉर्मली बहुत सारी मार्केट में मेडिसिन अवेलेबल हैं जिसके अंदर कैल्शियम सप्लीमेंट हैं, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है उसको हम ओवरकम कर सकें। अच्छा, ये क्या समझते हैं आप, बच्चों में आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चों को दांतों की तकलीफ हो रही है, दांतों में कीड़ा लगना, तो इनकी क्या वजूहात होती है, इतने छोटे छोटे बच्चों से इफेक्टेड होते हैं? बच्चों की जो सबसे ज़्यादा एक जो मेन फैक्टर है वो है डाइटरी हैबिट्स का। डाइटरी हैबिट हमारे बहुत चेंज हो चुके हैं। पुराने वक्तों में अगर हम रिकॉल करें चीज़ों को, तो वी यूज टू च्यू, वो गन्ना भी हम गंडेरी भी चूसते थे और वो सब चीज़ें हम करते थे। बट आजकल का जो बच्चा है वो सब चीज़ें नहीं कर पा रहा, ठीक है, क्योंकि उसकी जंक फूड की आदत पड़ी हुई है, वो नगेट्स और ये वो सब चीज़ें उस पर, बर्गर्स पे, सॉफ्ट डाइट्स पे ज़्यादा है, तो एक वजह ये भी है। फिर सेकेंडली जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ज़्यादा आ गया कि बच्चा जहाँ भी रोआ, ज़्यादा वो हुआ तो हमने उसको बहलाने के लिए चॉकलेट्स पकड़ा दी, कैंडीज़ पकड़ा दी। हम सफाई नहीं कर पा रहे बच्चे प्रॉपर्ली, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कीड़ा ज़्यादा लग रहा है उनके दांतों के अंदर, और फिर वो डेफिनेटली जब उनका दूध का दांत जिसको हम कहते हैं और उसके अंदर कीड़ा लग रहा है, तो फिर परमानेंट दांत भी इफेक्टेड हो सकता है उससे। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम उनकी इनटेक हम कम कर दें या उनको प्रॉपर्ली ब्रश करवाएं। समटाइम्स ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चों को खुद भेज देते हैं कि जाके ब्रश कर लो, खुद कराएं ब्रश तो ज़्यादा अच्छा है छोटे बच्चों को। और इवन जो जिनकी ग्रोइंग एज होती है, जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं, उनमें भी समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ दांत प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम न्यूनेटल टीथ कहते हैं, तो उनकी भी सफाई करनी चाहिए कि अगर कुछ दांत मौजूद है मुंह के अंदर तो उसको भी हम साफ़ करें। और ऐसा होता है कि नॉर्मली जो पेशेंट आके कहते हैं कि हमने 1 साल के उम्र के बाद जाके बच्चों के दांत साफ़ करने शुरू किए, तो वो असल में जो दूध के दांत होते हैं उन पर इतनी प्रॉपर तवज्जो दे ही नहीं पाते हैं। मकसद कहते हैं कि भाई दूध के दांत है तो टूट जाएंगे, नहीं आएंगे, बिल्कुल ऐसे वो झड़ तो जाते हैं, मगर जब वो एक उसकी वो अपना इफेक्ट छोड़ जाते हैं गम्स में, बिल्कुल गम्स के ऊपर, दांतों के ऊपर, वो जो उनका दूध का दांत होता है वो ख़राब हो जाता है, फिर आगे जाके उनके परमानेंट दांत भी इसको इफेक्ट कर सकता है। अच्छा, हम कैरीज की बात कर रहे थे, तो ये मर्द हज़रात में ज़्यादा होता है या ख़वातीन में? इसका रेट जो है वो ख़वातीन में ज़्यादा है या मर्दों में ज़्यादा है? देखिए, अगर हम कैरीज की बात करें तो क्योंकि जो मर्द हज़रात होते हैं, जो मेल्स के अंदर हमारी जो डेंटिन, जो सेकेंड लेयर जिसकी हम बात करते हैं दांत की, वो उसकी थिकनेस मर्दों में कंपैरेटिवली फीमेल्स के ज़्यादा थिक होती है, ठीक है, तो मर्दों में चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। और मोस्टली जो हमारा सबसे जो चबाने वाली दाढ़ें वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं कीड़े से, क्योंकि वहाँ पे सफाई सही नहीं हो पाती, स्लाइवा की पूलिंग ज़्यादा हो रही होती है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि कीड़ा ज़्यादातर जो लगता है वो
पीछे वाली दाढ़ों में लगता है। अच्छा, अमूमन हमने देखा है कि ख़वातीन ही ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं बीमारियों से। जब दांतों की बीमारी देख ली जाए, कैंसर देख ली जाए, बड़े बड़े जो जो जितनी भी हमने बीमारियां देखी हैं उसमें ख़वातीन को हमने ज़्यादा अफेक्टेड होते हुए देखा है। तो ये स्ट्रेस की वजह भी होती है, ये क्या? स्ट्रेस रिलेटेड बिल्कुल है। कीड़े का ताल्लुक, कीड़ा तो नहीं कहेंगे हम, कैविटीज़ जो बन जाती हैं उनका ताल्लुक स्ट्रेस से भी है। कि दांत की सरफेस, जाहिर सी बात है कि स्ट्रेस, उसमें आदत होती है, लोगों को नहीं पता होता कि हम अपने दांत ग्राइंड कर रहे हैं, दांत चबा रहे हैं। नाइट ग्राइंडिंग की कुछ लोगों को आदत होती है, रात को सोते हुए उनके दांतों में टक टक आवाज़ आ रही होती है, तो दांत की सरफेसेस को हम ना डिस्ट्रॉय कर होता है, उस चबाने से वो वेयर ऑफ हो रही होती है वो सरफेस। तो वेयर ऑफ होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे फूड स्टैग्नेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, खाना लगने के, या टार्टर की एक्यूमुलेशन ज़्यादा होती है, प्लाक की एक्यूमुलेशन, टार्टर ज़्यादा डिपॉजिट होता है, तो उसकी वजह से दांतों में कीड़ा लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस की वजह से होता है। अच्छा, दूसरा ये कि अमूमन हमने देखा है कि माइग्रेन होता है कुछ लोगों को, तो माइग्रेन के साथ साथ हमारे दांतों में दर्द आ रहा होता है, कान में दर्द आ रहा होता है, तो ये दांत की वजह से माइग्रेन होता है या माइग्रेन की वजह से दांतों में दर्द होता है? ये हमें थोड़ा सा, कुछ चीज़ें हैं इंटर रिलेटेड हैं बिल्कुल। जो हमारे दांतों की जो नर्व सप्लाई है वो बिल्कुल, एक हम ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं, जो फिफ्थ नर्व होती है हमारी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी से बात करें तो वो उसकी जो नर्व सप्लाई है वो दांत में भी आ रही है, वो कान में भी जा रही है, वो आँख की तरफ भी जा रही है, उसकी एक ब्रांच। तो किसी भी जगह पे कहीं पे भी कुछ अगर डिफेक्ट होगा तो उसकी जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत उसके इफेक्ट आते हैं, इम्पैक्ट आता है कि दांतों के ऊपर वो रेडिएटिंग पेन होता है। अब हम उसको कोरिलेट इस तरह कर लेते हैं कि जी सर में दर्द होना शुरू हो गया दांत के दर्द की वजह से, क्योंकि वो रेडिएटिंग पेन है, वो रेफर्ड हो रहा होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि पीछे वाली दाढ़ में, ऊपर वाली दाढ़ में दर्द हो रहा है, नीचे भी जा रहा होता है वो दर्द, क्योंकि वो नर्व सप्लाई एक आ रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पेन कंप्लेन हो सकती है पेशेंट। अच्छा, अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो इस वक्त कितनी पॉपुलेशन जो है वो अफेक्टेड है कैरीज से? देखिए, अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो मोर देन 2 बिलियन जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो अफेक्टेड है किसके केरीज से। और अगर हम पाकिस्तान के रेलिवेंट बात करें तो 60% से ज़्यादा हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें कैविटी 60% से ज़्यादा जो डेमोग्राफिक वैल्यू है, 60% से ज़्यादा लोग जो हैं वो अफेक्टेड हैं इस बीमारी से। बीमारी कहेंगे क्योंकि लोग विज़िट नहीं करते डेंटिस्ट के पास, क्योंकि बहुत अर्ली कीड़ा लगा हुआ होता है, वो समझते हैं कि छोटा सा सुराख हुआ है, होल हुआ है, वो नहीं बढ़ेगा, सही हो जाएगा सफाई करने से, सफाई रखने से। और ऐसा होता है कि कुछ अरसे के लिए वो रुक जाता है, ठीक है, बट अगर वहाँ पे खाना फंसने की जगह बनी हुई है और कीड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है, वहाँ पर कैविटेशन बढ़ जाती है, तो फिर वो जाहिर सी बात है डेफिनेटली वो दांत को ख़राब कर रही है। अच्छा, कीड़ा लग जाता है, उसके बाद ऐसा होता है कि कुछ अरसे तक पेन रुक जाता है, फिर अचानक से पेन उठता है, मगर कीड़ा तो अपनी जगह है ना, तो फिर वो पेन उस वक्त क्यों नहीं होता, वो बाकायदा पेन होता क्यों नहीं रहता है कंटिन्यूसली, ये रुक क्यों जाता है फिर हो जाता है, ये ऐसा क्या होता है? इसमें ये है कि जब दांत में कीड़ा लगता है, ठीक है, तो फिर हम केयर ज़्यादा करना शुरू करते हैं, सफाई वफाई के इंतजाम करते हैं, हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे, किसी ने रिकमेंड कर दिया, डेंटिस्ट के पास विजिट कर लिया, उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लिए, तो हम थोड़ी दिन तक वो हम चीज़ों को कर रहे होते हैं। अच्छा, दांत में एक टेंडेंसी है रीमिनरलाइजेशन की, कि दोबारा मिनरल कंटेंट अगर हम फ्लोराइड इंटेक कर रहे हैं या कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो हमारे पास रीमिनरलाइजेशन की दांत के अंदर टेंडेंसी है कुदरती तौर पे, तो वो उसकी वजह से रीमिनरलाइज हो जाता है। अब वो दांत में जो कीड़ा लगता है उसकी हम जो बात करते हैं, अगर हम अपनी डेंटिस्ट्री की बात करें तो हम एक इन्फेक्टेड डेंटिन होती है और एक इफेक्टेड डेंटिन होती है। वो शुरू में तो इन्फेक्टेड होता है, बट फिर बाद में वो इफेक्टेड रह जाता है, वहाँ पे उसका इम्पैक्ट रहता है कि वो दांत सड़ गया, ख़राब हो गया, बट वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा क्योंकि हमने वहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लिए। बट वंस वो रुकने के बाद दोबारा अगर वहाँ पे हमारी चीज़ें फूड पार्टिकल्स फंस रहे हैं और हमने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए तो फिर वो दोबारा प्रोग्रेस करना शुरू करता है। अच्छा, ठीक है, अगर जैसे कीड़ा लग गया है तो इसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं? कुछ लोग रूट कनाल करवा रहे हैं, कुछ डायरेक्ट निकलवा लेते हैं दाढ़ को, तो क्या ज़्यादा जो है वो सूटेबल रहता है? देखिए, रूट कनाल भी बिल्कुल एक अलग ट्रीटमेंट है और उसमें वो हम उस वक्त करते हैं कि जब हमारे दांत में जो कीड़ा लगा हुआ है जिसको हम कैविटी कहते हैं वो हमारे बिल्कुल इनर लेयर जो जिसको पल्प टिश्यू कहते हैं वहाँ तक पहुँच जाता है और वहाँ पे वो इन्फ्लेमेशन का वाइज हो रहा होता है, इन्फेक्शन हो रहा होता है वहाँ पे, तो फिर हम उस इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए हम रूट कैनाल पे जाते हैं। दांत निकाल देना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत सुकून वाला ऑप्शन है कि वंस एक पेशेंट आया, फॉलोअप नहीं होता, सुकून है पेशेंट को भी, डॉक्टर को भी, बट अगर दांत बचा लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर हम रूट कैनाल उसमें प्लान करते हैं।
और रूट कैनाल प्रोसीजर किया ही इसलिए जाता है कि जहाँ पे जो इन्फेक्टेड टिश्यू है, जो इन्फेक्शन हो गया है, उस इन्फेक्शन को हम क्योर कर सकें। तो इसलिए फिर हम रूट कैनाल अटेम्प्ट करते हैं। एक दांत में अगर कीड़ा लगा होता है तो वो साथ वाले दांतों को भी ख़राब कर रहा होता है, यकीनन ऐसे ही है। देखें, इसमें कोरिलेशन ये है कि दांत में अगर कीड़ा लगा हुआ है, और क्योंकि दांत की डिफरेंट सरफेसेस होती हैं, ठीक है, अब दो दांतों के दरमियान की सरफेसेस में अगर कीड़ा लगा है तो मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि खाना फंसता रहेगा वहाँ पे, वो कीड़ा बढ़ता रहेगा और फिर वो साथ वाले दांत को भी इफेक्ट कर रहा होता है। हाँ, उसमें हम ऐसा ज़रूर होता है कि वो एक दांत से फैल के फिर दूसरे दांत और दूसरे से फिर वो अगर प्रोग्रेस करता रहा तो तीसरे दांत तक जा सकता है। अच्छा, अमूमन लोग कैपिंग करवा लेते हैं, तो जी। क्या वो सही रहता है? क्योंकि नीचे से तो वो कैपिंग नहीं होती, ऊपर से ही लेयर आती है, तो क्या कैपिंग करवाना सही होता है? कैपिंग जो रूट दांत के ऊपर की जाती है वो बिल्कुल दांत को बचाने के लिए, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे जो फिलिंग मटेरियल्स हैं वो वहाँ पर रिटेन नहीं कर पाते, बार बार फिलिंग निकल रही होती है, पेशेंट कंप्लेन करता है कि बार बार मेरी फिलिंग टूट जाती है, तो फिर हम एक ट्रीटमेंट ऑप्शन ये है कि हम दांत के ऊपर कैपिंग कर देते हैं। मोस्टली रूट कैनाल करने के बाद हम कैपिंग करते हैं ताकि दांत के अंदर जो हम ट्रीटमेंट कर चुके होते हैं, दांत का स्ट्रक्चर ख़राब हो चुका होता है, तो उसको रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी रिटेंशन नहीं होती, इतनी अच्छी सपोर्ट नहीं होती दांत के स्ट्रक्चर की कि हमारा फिलिंग मटेरियल रिटेन करेगा, तो इसलिए फिर हम उसके ऊपर कैपिंग करते हैं। कैपिंग करा लेना कोई मसला नहीं है, बहुत एक सेफ्टी है दांत की कि दांत आपका टूटने से बच जाता है, फर्दर डैमेज होने से बच जाता है, बट उसमें सफाई का ख्याल ज़्यादा करना पड़ता है एज कम्पेयर टू फिलिंग के पार्ट, क्योंकि कैप के नीचे अगर खाना फंसना जमा होगा दोबारा से चीज़ें ख़राब होना शुरू होंगी, तो फिर दोबारा दांत जिसमें आपने ट्रीटमेंट कराया था, इवन रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी फेल हो जाता है अगर आपने सफाई नहीं रखी होगी उस कैप के नीचे। अच्छा, दांत निकल जाता है, उसके बाद एक बड़ा सा गैप आ जाता है, ज़ाहिर है दांत निकलता है तो जगह खाली होती है, तो और दांत भी हिलने शुरू हो जाते हैं, उनमें भी गैप आ जाता है, ऐसा भी कोई होता है? बिल्कुल ऐसा है। दांत निकलने के बाद इट्स बेटर कि हम उसको अर्ली रिप्लेस करा लें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फ़ौरन ही दांत के अंदर गैप बढ़ जाएगा या दांत हिलना शुरू हो जाते हैं, बहुत टाइम लेते हैं, बट होता है कि जब दांत हम निकालते हैं वहाँ से या दांत गिर जाता है किसी भी वजह से, तो वहाँ पर जो बोन है हमारी वो नीचे श्रिंक होना शुरू हो जाती है, रिजॉल्व होना शुरू हो जाती है, जिसको अब रिजॉर्प्शन की वजह से क्या होता है कि दांत जो इर्द गिर्द के दांत होते हैं, चाहे वो नीचे या ऊपर का कोई एक दांत मिसिंग हो, तो वो अपनी जगह से ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाती है, उसके अंदर वो मूव करना शुरू कर देता है। इसकी वजह से फिर ये होता है कि खाना फंसने की शिकायत बढ़ जाती है पेशेंट की और स्पेसेस बढ़ जाते हैं सारे, तो इट्स बेटर कि उसको अर्ली रिस्टोर करा लें कि फर्दर उससे बचें। सही। तो इस तमाम प्रोसीजर में कितना टाइम लग जाता है? जैसे अगर हम दांत निकलवा लेते हैं तो हमें फ़ौरन ही करवा लेना, कितना अरसे में हमें करना चाहिए? देखिए, दांत निकालने के बाद डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर भी, एक तो मेडिकल कंडीशंस इसमें बहुत मैटर करती हैं। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो ज़ाहिर सी बात है वाउंड हीलिंग डिले होती है, तो ऐसे केसेस में हमने डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि हमने वेट करना होता है कि अच्छी तरह दांत उसका हील अप, जो सॉकेट है उसका वो हील अप हो जाए, प्रॉपर्ली टिश्यू जो है उसके ऊपर कवर कर ले उसको, फिर हम उसके ऊपर जो है वो दांत प्लेस कर सकते हैं। तो वी गॉट अप्रॉक्सीमेटली एटलीस्ट 2 वीक्स का हम वेट करते हैं नॉर्मल पेशेंट के अंदर, कि 2 हफ्ते के बाद फिर हम उसके अंदर रिप्लेसमेंट के ऊपर जाते हैं। ठीक। अच्छा, ये डायबिटिक पेशेंट्स की हमने बात की है, तो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पेशेंट्स, मतलब डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनके साथ शायद दांतों के प्रॉब्लम ज़्यादा होता है और हम उनके साथ ऐसे मतलब ऑपरेट वगैरह भी इजीली हम नहीं कर पाते हैं, ज़ाहिर है उनको जो है वो अलग ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, तो इस हवाले से भी थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। लेकिन डायबिटीज़ जाहिर सी बात है एक डिजीज़ है, ठीक है, और उसके अंदर इम्यूनिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है हमारी, और फिर सेकेंडली दांत के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आता है कि दांत हिलना शुरू होते हैं, क्योंकि गम्स हमारे ख़राब हो रहे हैं डायबिटीज़ के। अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, कंट्रोल नहीं हो पाती, पेशेंट की शुगर जो है वो 250 प्लस ही रहती है मुस्तकिली, और वो प्रॉपर ब्रशिंग भी नहीं कर पाता, क्योंकि ब्रश करता है तो फ़ौरन ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो ओरल हाइजीन मेजरमेंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली, अगर उसके अंदर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम थोड़ा सा प्रिकॉशनरी तौर पे हम कुछ मेडिकेशंस जो हैं, जैसे हम एंटीबायोटिक कवरेज पहले पेशेंट को देते हैं ताकि हम बाद के कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकें। ये ना हो कि हम दांत निकालने बैठे और फिर वो ब्लीडिंग का ज़्यादा इशू हो या फिर वाउंड हीलिंग में बहुत डिले हो जाए, तो इसलिए हमने थोड़ी सी बहुत प्रिकॉशनरी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है। अच्छा, अगर बात की जाए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दांतों में ठंडा और गर्म भी लग रहा होता है, तो इसकी क्या वजूहात होती है? देखिए, ठंडा गर्म लगने की पहली वजह मैंने जैसे पहले भी शायद जिक्र किया था कि हमारे दांतों की सरफेसेस ना घिस जाती हैं,
जब दांत की सरफेसेस वेयर ऑफ होगी, जो हमारे आउटर पार्ट जिसको हम एनामल कहते हैं वो वेयर ऑफ होगा, तो नीचे जो डेंटिन सरफेस है वो एक्सपोज हो जाती है। अब उसमें जो है वो टिब्यूज होते हैं हमारे डेंटिनल टिब्यूज, वो ओपन हो जाते हैं। फिर दूसरा ये कि हमारी क्योंकि सेंसिटिव लेयर है वो, उसके अंदर ज़रा सा पानी, चाय, ठंडा गर्म, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो उसके लिए फिर हम ये कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम दांतों के ऊपर कुछ कवरिंग कर दें, या तो दांत हम उसको बचा सकें सेंसिटिविटी से, या हमारे पास डिफरेंट टूथपेस्ट हैं जो हम इस्तेमाल कराते हैं पेशेंट को। मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं जिसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट क्वांटिटी है, क्योंकि वो सेंसिटिविटी को जो हमारे ट्यूब्यूल्स होते हैं उनको क्लोज करता है, ओपन चैनल्स नहीं रहने देता। तो उसकी डिपोजिशन की वजह से क्या होता है कि वह ठंडा गर्म लगना कम हो जाता है। या अगर हमारे दांतों में टार्टर जमा हुआ है, जिसको प्लाक एक्यूमुलेशन के बाद होता है, जो मैल जम जाता है दांतों पे, हम उसकी सफाई करते हैं ताकि हमारी गम्स का पार्ट भी थोड़ा सा उससे क्योर हो सके। सही। अगर ब्रशिंग टेक्निक की हम बात करें तो ब्रशिंग टेक्निक के बारे में हमें बताइएगा। ब्रेक है नाजरीन यहाँ पर, और वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम हेल्थ टॉक में एक बार फिर से आपको खुशामदीद करेंगे, बात कर रहे हैं, और आज का हमारा मेन टॉपिक है कैरीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। और नाजरीन यहाँ इस वक्त मैं बताती चलूँगी, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जो डॉक्टर साकिब रज़ा से बात करना चाहते हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरे कैपिंग हुई है, और ये जो कैपिंग है इसको क्या निकालने के बाद इसको वॉश भी कराना पड़ता है, और अगर कराना पड़ता है तो क्या कितने हफ्ते के बाद इसको कराना चाहिए? और उसके साथ मुझे ये भी बताएगा कि जो फिलिंग हम लोग करवा लेते हैं अगर कहीं से दांत टूट जाता है, तो उसके बाद जो है वो फिलिंग जरा सी खराब होने लगती है, तो क्या उसको दोबारा से सही कराया जा सकता है, उससे दूसरे दांत तो मुतासर नहीं होते हैं? ठीक है, ओवर टू यू डॉक्टर साहब, आपसे। सवाल अच्छा है। देखें, क्राउन जब लग जाता है तो क्राउन फिक्स हो जाता है वो, ठीक है। क्राउन किया इसलिए जाता है क्योंकि हम टेम्प्रेरी डेंचर्स पे नहीं जा रहे, हम टेम्प्रेरी कोई प्रोसेसेस नहीं दे रहे, हम क्राउन लगा रहे हैं उसके ऊपर, हम फिक्स कर रहे हैं उसको। तो उसमें निकाल के उतार के उसको साफ दोबारा करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, अनटिल अनलेस दांत के ऊपर से क्राउन खुद डिसलॉज हो जाए, किसी भी वजह से कोई पार्ट उसका टूट गया है, डैमेज हो गया है, तो वो उसकी वजह से रिप्लेस कराना पड़ रहा है, या अगर क्राउन खुद निकल गया है, ठीक है, तो उसको फिर हम साफ़ करके दोबारा उसको हम सीमेंट कर सकते हैं अगर उसकी बाउंड्रीज इंटैक्ट हैं और वो दांत की जो सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उसको वो सही तरह से कवर कर पा रहे हैं, तो हम उसी क्राउन को दोबारा रिप्लेस कर सकते हैं। बट अगर वो सब चीज़ें नहीं हो पा रही, स्पेस बन रहा है, दांत में गैप आ गया है नीचे, तो फिर हमें नया दांत उसके ऊपर, नया क्राउन उस पर लगवाना पड़ता है। सेकेंड, इनका सवाल जो था वो शायद फिलिंग से रिलेटेड था। तो फिलिंग्स जो है, देखिए फिलिंग की इसलिए जाती है कि दांत का स्ट्रक्चर जो है ना वो हम उसको फिक्स कर दें, ठीक है, जो भी कैविटी लगी है, जो भी कीड़ा लगा था। अब वो फिलिंग्स परमानेंट होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो निकलने वाली रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, रिप्लेसमेंट उस वक्त की जाती है कि अगर फिलिंग का कोई पार्ट चिप ऑफ हो गया हो, टूट गया हो, या दांत में दोबारा से कीड़ा लगना शुरू हुआ हो, किसी भी वजह से वो ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाए, या कोई प्रोसेस इर्द गिर्द दांत के ऊपर था जिसकी वजह से वहाँ खाना फंसने की शिकायत हो गई। जैसे मैंने जिक्र किया था कि दो दांतों के दरमियान का हिस्से में लगता है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि हम एक दांत को रिस्टोर कर लेते हैं, दूसरे दांत के ऊपर जो है हम कुछ नहीं करवा पाते, और फिर वो आगे जाके ना वो दूसरा वाला दांत भी इफेक्टेड हो रहा था। तो फिलिंग उन केसेस के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं कि उसको रिप्लेस कर लें। वो भी डिपेंड करता है कि अगर दांत में कीड़ा दोबारा लगा है या कोई फिलिंग का पार्ट टूटा है, वरना ज़रूरत नहीं पड़ती, फिलिंग्स परमानेंट होती हैं। और ऐसा है कि 15-20 ईयर्स का एक रिकॉल होता है कि पेशेंट 15-20 साल के बाद जाके बोलता है कि मेरी फिलिंग निकली है, और ऐसा होता है अमूमन। अच्छा, अमूमन जब फिलिंग निकल जाती है तो फिर इसको किस तरह से, क्या प्रोसीजर होता है इसका, दोबारा ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है? देखिए, फिलिंग निकलने की पहले तो वजह देखें कि फिलिंग निकली क्यों है, कि दांत का स्ट्रक्चर टूटा है साथ साथ, या कोई फिलिंग का पार्ट ही चिप ऑफ हुआ है। तो फिलिंग का पार्ट चिप ऑफ हुआ है तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं उसी जगह के ऊपर, दोबारा उसके ऊपर एक कोटिंग कर सकते हैं। बट अगर पूरी फिलिंग ही निकल गई है तो जाहिर सी बात है कि नीचे दोबारा से शायद कीड़ा लग रहा शुरू हुआ हो, तो हम उसको दोबारा रिप्लेस कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट मटीरियल्स हैं, जैसे पहले जिक्र कर चुका हूँ। तो मोस्टली हम पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट की नीड क्या है। सामने का दांत है तो नॉर्मली दांत के कलर की फिलिंग चाहिए होती है। सामने के दांत पे पहले ज़माने में होता था गोल्ड क्राउन्स लगा दिए जाते थे, सोने के दांत लगते थे।
मगर अब ये है कि अब वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, डिफरेंट हमारे पास मटेरियल्स अवेलेबल हैं जो हम यूज़ करते हैं, और रिप्लेसमेंट उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट की नीड क्या है, पेशेंट किस कलर की फिलिंग और कौन सी फिलिंग चाह रहा है। सही। अच्छा, मैं बच्चों की बात कर रही थी, बच्चों के जब दूध के दांत टूट जाते हैं तो उसके बाद उनके दांत थोड़े डिस्टर्ब आते हैं, अच्छे नहीं लगते, कभी बड़े बहुत आ जाते हैं, कभी गैप ज़्यादा आ जाता है, तो ये क्या वजह होती है? देखिए, दूध के जो दांत होते हैं बच्चों के वो बड़े प्यारे होते हैं, बड़े छोटे छोटे होते हैं, मगर टूटने के बाद बड़े खराब दांत आते हैं। साइज छोटा होता है क्योंकि हमारी जैसे जैसे बॉडी हम ग्रो करते हैं, हमारी बॉडी एक्सपेंड होती है, ठीक है, इसी तरह हमारा जॉ भी एक्सपेंड होता है। तो एक नेचुरली कुदरत का निज़ाम है कि हमारे जो दूध के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं, और जो परमानेंट दांत आते हैं वो हमारे साइज में थोड़े से बड़े होते हैं। अब वो दांत अगर उस वक्त रिस्टोर कर लिए जाएं तो शायद वो दांतों की मेल अलाइनमेंट, जिसको हम कहते हैं कि दांत टेढ़े निकलना शुरू हो गए, आगे पीछे होना शुरू हो गए, वो सब चीज़ें नहीं होती। या दांतों के अंदर अगर हम साइज़ की बात करें, एक स्टेज होती है जिसको हम अगली डकलिंग स्टेज कहते हैं, वो नॉर्मली होता है कि हमारे सामने के दांत आ गए और पीछे के जो लेटरल इंसाइजर्स हैं उसके अंदर वो नहीं इरप्ट हो पा रहे। तो वो सब चीज़ें जो है वो डिपेंड करता है कि दांत क्या ड्यूरेशन, कि किस ड्यूरेशन में दांत गिरे थे और किस ड्यूरेशन में दांत निकलना शुरू। ऐसा होता है अमूमन कि दांत हमारे गिर गए जल्दी और वो देर से निकल रहे हैं, ठीक है, और ऐसा भी होता है कि हमारे दांत बहुत जल्दी गिर गए, उसके बाद क्या हुआ कि हमारे दांत की रिप्लेसमेंट, हमने कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास, हम बच्चों में नॉर्मली होता है कि हम स्पेस मेंटेनिंग डिवाइस दे देते हैं, अप्लायंसेस बना के दे देते हैं ऐसी, ताकि वो स्पेस को मेंटेन करके रखें, ठीक है, प्रॉपर्ली। बिल्कुल। और बच्चों को हम ब्रशिंग टेक्निक भी डॉक्टर साहब से बताएंगे कि उनसे पूछेंगे कि ब्रशिंग टेक्निक क्या है। यहाँ पर इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। लाइन हमारी ड्रॉप हो गई है। कौन साहब थे, आप दोबारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब हम बात करेंगे ज़रा ब्रशिंग टेक्निक के हवाले से। अमूमन बच्चों को पता नहीं होता है कि ब्रश किस तरह से किया जाए, तो इसकी टेक्निक के हवाले से ज़रा बताइएगा। देखिए, ब्रशिंग में एक तो टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने किस टाइम पे करनी है। नॉर्मली हमारी एक आदत है, हम इवन एडल्ट्स की भी बात करें कि हम सुबह ऑफिस जाने से पहले हम ब्रश नहीं करते, हम नाश्ता करने से पहले बिफोर ब्रेकफास्ट ब्रश करते हैं, ठीक है। हालांकि आइडियल टाइम जो है वो हमारा नाश्ता करने के बाद का है। तो इसी तरह बच्चों में भी एक रूटीन, एक आदत डालें, क्योंकि बचपन से आदत डलती है तो आगे एडल्ट एज तक वो कंटिन्यू रहती है। तो इट्स बेटर कि हम नाश्ता करने के बाद ब्रशिंग कराएं और रात को सोने से पहले ब्रशिंग कराएं। एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली कि दांत के ऊपर जब हम ब्रशिंग कर रहे होते हैं तो हम बहुत जल्दी कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, जाना होता है, नाश्ता करना होता है, सब चीज़ें। तो इट्स बेटर कि एटलीस्ट कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए हमारे जो टूथपेस्ट है वो दांत के ऊपर लगा रहे, ठीक है। तो मैं अपने पेशेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर या विद द हेल्प ऑफ योर टूथब्रश आप थोड़ी देर के लिए दांतों के ऊपर टूथपेस्ट को लगा रहने दें, एटलीस्ट 2 to 4 मिनट्स, और उसके बाद फिर ब्रशिंग करें। जो ब्रशिंग टाइम रिकमेंडेड है वो 2 to 4 मिनट्स का है कि आप 4 मिनट तक अपने दांतों को ब्रश करें, और कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो आगे भी 6-8 मिनट तक कहते हैं। तो इट्स बेटर कि 6-8 मिनट तक ब्रश करना चाहिए। और इवन मेरे पास एक पेशेंट आए थे लास्ट 2 वीक्स पहले, तो उनसे मेरी ऐसी बात हो रही थी, तो ही यूज्ड टू से कि ही यूज्ड टू ब्रश एटलीस्ट फॉर 1 hour। 1 hour? 1 घंटे तक वो ब्रश करते थे, और ही इज अबाउट 60 प्लस उनकी एज थी। उनके दांतों में कोई कीड़े नहीं लगे हुए थे, कोई कैविटीज नहीं थी, उनके दांत बहुत अच्छे थे, और बल्कि वो पान भी खाते थे। मैं खुद वो जब भी 1 घंटे तक ब्रश करते हैं तो उनकी ओरल हाइजीन मेंटेन है, दांत में कीड़ा नहीं लग रहा, वो सब चीज़ें मेंटेन होती हैं। तो अमूमन जो लोग पान गुटखा का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो एक बच तो सकते ही नहीं, आदत हो चुकी होती है, माइंड सेट हो गया भाई खाना ही है, आदत लग चुकी है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे कि क्या करना चाहिए, कितने अरसे में उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ थोड़ा सा पाकिस्तान और हमारी जो कंट्री है इसके अकॉर्डिंगली हम बात करें तो हमारी पॉपुलेशन में दांत का जब दर्द होता है तो हम जाते हैं तब डेंटिस्ट के पास, वरना नहीं जाते। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो एटलीस्ट आपका 1 in a year आपका डेंटिस्ट के पास विजिट होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप डेंटिस्ट के पास विजिट करें, चाहे आपके दर्द हो या ना। हाँ, आप अपनी ओरल हाइजीन से रिलेटेड, क्योंकि माउथ इज द मेन रूट किसी भी डिजीज का, ठीक है। और हमारा जब मुंह ही सही नहीं होगा, जब मुंह ही सही नहीं हो पाएगा, हमारे दांत ही सही नहीं होंगे, तो हमारी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। तो इट्स बेटर कि हम 1 in a year बिल्कुल विजिट करें। और जो पान गुटखा ये सब चीज़ें, पहले तो ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल। इस आदत को थोड़ा सा क्विट करें, कोशिश करें। क्विट मुश्किल है, ठीक है, आप
दूसरे सप्लीमेंट्स पे आ जाएं, च्युइंगम च्यू कर सकते हैं आप। नॉर्मली मुंह चबाने की अगर आदत होती है, मुंह चलना चाहिए लोगों का, तो आप च्युइंगम च्यू कर सकते हैं। उसमें फिर थोड़ा बहुत आपका उस बीमारी से बच जाएंगे जो आगे थोड़ी later एक्सरसाइज भी हो जाएगी सकती है। आपके माउथ की। तो आप एटलीस्ट जो गुटखा पान ये सब खाते हैं उनको विज़िट ज़रूर करना चाहिए डेंटिस्ट को, और जाके दिखाएं। अगर मुंह के अंदर कोई उनके डिजीज़ है तो बिल्कुल वो आगे जाके ये ना हो कि वो चीज़ बढ़ जाए और फिर वो दूसरी स्टेजेस के ऊपर जैसे कैंसर जैसी बीमारियों की तरफ वो आगे जाके प्रोसीड कर सकती है। तो इट्स बेटर कि आप क्विट करें चीज़ों को और अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखें। ठीक है, ओरल हाइजीन के साथ साथ मुंह में अमूमन छाले हो जाते हैं लोगों के, तो वो क्यों होते हैं? और दूसरा ये कि किस तरह इससे बचा जा सकता है, क्या ऐसी ट्रीटमेंट है जो कि करनी चाहिए हमें इसके लिए? देखिए, मुंह में छाले होने का ताल्लुक हमारे नॉर्मली लोग जो एक है कि मैदे की गर्मी से होते जी, हैं। ठीक बिल्कुल है, ऐसे। मैदे की गर्मी बिल्कुल ऐसा है, उसकी वजह से भी हमारे मुंह के अंदर छाले होते हैं। डिफरेंट हमारे पास अगर कभी दांत का कोई स्ट्रक्चर टूट गया है, उसकी एक पिन पॉइंट नोक बनी हुई है, ओके। तो वो भी चुभ रही है दांत के ऊपर, वो हमारे चीक्स के ऊपर हमारे लिप्स को इरिटेट कर रही है, तो उसकी वजह से भी छाले बन जाते हैं। तो या फिर हमारे पास आयरन की डेफिशिएंसी, ठीक है, उसकी वजह से भी ऐसा होता है कि मुंह में छाले हो जाते हैं। फिर हम फॉलिक एसिड एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, या फिर हम कुछ ऐसे हमारे पास ऑइंटमेंट्स हैं जो हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप वो यूज़ करें। या अगर कहीं पे अगर कोई शार्प एज बनी हुई है, दांत का कोई स्ट्रक्चर टूटा है, नोक बनी हुई है, उस नोक को हम ट्रिम आउट करते हैं ताकि वो सही। फर्दर उसको ना स्प्रेड होने ठीक है। अच्छा, अक्सर हमने देखा है कि गम स्वेल कर जाते हैं या दांतों से खून आता है, तो इसकी क्या वजूहात होती हैं? देखिए, दांतों से खून आना और गम स्वेल होना सबसे ज़्यादा जो एक मेन वजह है वो हमारा प्लाक है। ठीक है, जिसको हम टार्टर की फॉर्म कहते हैं। ठीक है, उसकी डिपोजिशन होती है तो गम्स स्वेलन हो जाते हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन शुरू होता है, इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, तो फिर वो फर्दर आगे जाके जो है वो दांत लॉस होने का सबब भी बनती है, दांतों में मज़ीद बीमारी हो सकती है। तो इट्स बेटर कि जो स्वेलिंग अगर हुई है उसकी जो रूट कॉज है वो यही है कि सबसे पहले प्लाक अगर एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो रही है, टार्टर जमा हुआ है, तो आप सफाई करवाइए दांतों की। या फिर हम सप्लीमेंट्स देते हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, विटामिन सी का एक रोल है गम्स के हवाले से, स्वेलिंग गम्स के लिए हम विटामिन सी देते हैं। या फिर वी गॉट द ऑप्शन कि हम माउथ वॉशेस उनको हम प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, ताकि जो स्वेलिंग है गम्स की वो उससे क्योर कर। और ये जो गम्स ब्लीड करते हैं, इसकी ब्लीडिंग की वजह ये है ना कि जब प्लाक एक्यूमुलेशन हुई है, वहाँ पर टार्टर जमा हुआ है, तो गम्स अपनी जगह से रिसीड कर गए। क्योंकि कुछ लोग ब्रश भी करते हैं तो उनके आ रहा होता है, ब्लड आना एकदम से शुरू करते हैं। तो गम्स के इन्फेक्शन है, गम्स की डिफरेंट बीमारियां हैं, जिसको हम जिंजिवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस हम कहते हैं कि वो फर्दर पे वो दांत गिर जाता है आगे जाके। तो गम्स की बीमारी की वजह से जो है वो उसके अंदर ब्लीडिंग ज़्यादा होती तो है। इनको मेडिकेटेड लेना चाहिए, क्योंकि अमूमन तो जितने भी टूथपेस्ट होते हैं उसमें केमिकल्स होते हैं, तो कोई मेडिकेटेड टूथपेस्ट देखिए, होना चाहिए इसके मेडिकेटेड लिए? टूथपेस्ट भी बिल्कुल आते हैं। इवन हम जो गम्स की बीमारी हैं उसके हवाले से फिर हम पेशेंट्स को एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, ओके। ताकि एक इन्फेक्शन जो है उसका पहले कंट्रोल हो सके। दांत की सफाई फिर हम करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं कि हम रूट जो हमारे जो दांत के ऊपर जो टार्टर जमा हुआ था हम उसको क्लीनिंग करके या रूट प्लानिंग करके हम उसको क्लीन आउट करें वहाँ पर। और उसके बाद फिर हम जो है वो पेशेंट को साथ साथ मेडिकेटेड टूथपेस्ट भी आते हैं, वो भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ताकि उसकी जो है वो ब्लीडिंग वाला इशू भी उसका सबसाइड हो और जो गम्स की स्वेलिंग हुई है वो भी बेहतर हो जाए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपसे बात करूंगी विजडम टूथ के हवाले से, क्योंकि मेरी भी इस वक्त आ रही है, तो मैंने कहा आपसे डिस्कस करते हैं ये क्या है, किस एज में आती है, इसकी कोई प्रॉपर एज होती है, और ये आते हैं तो दूसरे दांत भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये क्या उन्हीं दांतों जैसा होता है या कोई डिफरेंट होता है? देखिए, विजडम टूथ जो है वो एक नाम विजडम इसलिए दिए है क्योंकि वो उस एज में आ रहा होता है कि जब अकल इंसान की थोड़ा सा मेच्योरिटी की स्टेज पे आ जाता है, तो एटलीस्ट 18 ईयर्स की एज से वो रेप्ट होती है। और 40 ईयर्स तक की एज में कुछ लोगों के रप्ट हो रही होती है, बार बार आती है, सबसाइड हो जाती है, बैठ जाता है वो दर्द, दांत का कुछ पार्ट निकलता है फिर वो रुक जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे जॉ का सबसे लास्ट पार्ट है जहाँ पे दांत आता है, तो सबसे लास्ट दांत है, और वो उस एज में आता है जब हमारे सारे दांत एरप्ट हो चुके होते हैं, हमारे पास स्पेस नहीं होता मोस्टली। तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि वो दांत या तो फंसा रह जाता है या टेढ़ा निकलता है, हाँ। या पार्शियली इरप्ट होता है, फिर वो अंदर फंसा रह जाता है, या वो अपनी जगह बनाने के लिए दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसा होता है कि वो प्रेशर उसको एग्जर्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से दूसरे दांतों में ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाती है, या दांत दूसरे जो है वो थोड़े से अपनी जगह से साइड पे हो जाते हैं, हिल जाते हैं। तो उसके लिए तो यही है कि अगर दांत प्रॉपर्ली इरप्ट हुआ है तो आप कुछ नहीं करेगा वो, मगर अगर वो पार्शियली इरप्ट हुआ है, वो बार बार ऐसा होता है कि उसके अंदर खाना फंसने की शिकायत रहती है पेशेंट को, या स्वेलिंग हो जाती है वहाँ पीछे,
तो वो फिर पेशेंट को पेन का बाइस बन सकता है। तो इट्स बेटर है कि अगर दांत प्रॉपर्ली इरप्ट हुआ है तो आप उसको रखें मुंह के अंदर, और अगर पार्शियली इरप्ट हो रहा है या जी। बार बार पेन का बाइस बन रहा है तो इट्स बेटर कि आप उसको निकलवा दें। ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपसे और बात करूंगी, क्योंकि मेरा अपना खुद विजडम टूथ आ रहा है, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा अपना माइंड क्लियर करूंगी कि ये किस तरह आएगा और इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। तो नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए हेल्थ टॉक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम हेल्थ टॉक में एक बार फिर से आपको खुशामदीद करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर सैयद साकिब रज़ा से हम बात कर रहे थे विजडम टूथ के हवाले से, तो एक बार फिर से मैं विजडम टूथ के हवाले से डॉक्टर साहब आपसे बात करूंगी। अमूमन ये होता है कि लोग जब विजडम टूथ आ रहा होता है तो उस पर कट लगवा लेते हैं, तो क्या ये प्रोसीजर सही होता है? बिल्कुल, अगर दांत आपका इरप्ट नहीं हो पा रहा और बार बार आपको कॉन्स्टेंटली पेन हो रहा है और फिर आपको रिपीटेडली एंटीबायोटिक्स और माउथ ओपनिंग आपकी समटाइम्स ऐसा होता है कि लिमिटेड हो जाती है, तो इट्स बेटर है कि आप उसको थोड़ा सा कट लगवा के, जिसको हम अपने उसके अंदर जो चेयर साइड के ऊपर ही प्रोसीजर है, कोई इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है कि हम कहें कि जी उसके अंदर सिर्फ नॉर्मली नमनेस करनी होती है, एनेस्थीसिया लोकल एनेस्थीसिया देके हम उसको कट करते हैं और फिर वो दांत अपनी जगह पे पाथ पे इरप्ट हो जाता है। बट डिपेंड करता है कि दांत की अपनी एंगुलेशन के ऊपर वो हम एक्सरेज, हमारे पास कुछ डायग्नोस्टिक टूल्स हैं जिसके हम अकॉर्डिंगली हम उसको देखते हैं कि अगर एक्सरे के ऊपर हम देखें और दांत की पोजीशन सही है तो फिर उसका फ़ायदा भी है करवाने का। और अगर दांत की पोजीशन सही नहीं है, दांत थोड़ा बहुत एंगुलेटेड है, तो वो पार्शियली आपको पेन में रिलीफ दे देगा। बट अगर दांत पूरा प्रॉपर्ली इरप्ट नहीं हो पाया तो कौन से फिर बार बार ऐसा होता है कि रिपीटेडली वहाँ पे इन्फेक्शन होना शुरू होता है, फिर इन लास्ट में आपको वो चीज़ें लगाना आपका लिए फ्रूटफुल नहीं रहता। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं, मकसद कट लगवाना सही होता है या रिमूव करवा लेना सही होता है ज़्यादातर? देखिए, मैंने कहा कि अगर दांत की एंगुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर दांत प्रॉपर्ली सही पाथ पे इरप्ट हो रहा है, बिल्कुल सीधा आ रहा है, वो हम एक्सरेज के ऊपर हम देखते हैं। हमारे पास डायग्नोस्टिक टूल जो है वो एक्सरे ही है, तो हम एक्सरे के ऊपर देखते हैं कि अगर एक्सरे के ऊपर उसकी एंगुलेशन सही नज़र आ रही है हमें, तो फिर वो कट लगवाना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है। और अगर एक्सरे के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि दांत थोड़ा सा बहुत टिल्ट हुआ हुआ है, टेढ़ा हुआ हुआ है, कोई एंगुलेशन पे पड़ा हुआ है, तो फिर वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहता। तो ये पेनफुल ट्रीटमेंट भी यकीनन होता होगा, इसका प्रोसीजर बड़ा पेनफुल होता होगा? नहीं, नॉर्मली हम चेयर साइड पे ही करते हैं। मैंने जैसे कहा कि हम लोकल एनेस्थीसिया जैसे दांत निकालने के लिए हम सुन करते हैं, इसी तरह उसको थोड़ा बहुत नम करते हैं और नमनेस के बाद फिर हम उसको जो सॉफ्ट टिश्यूज को रिमूव कर देते हैं। तो ये कितने विजडम टूथ्स होते हैं मतलब? देखिए, चारों साइड पर हैं, चारों दांतों चारों आते हैं पे निकलते हैं। और ज़रूरी है कि चारों ही आएंगे या एक आध भी आ सकता है? नहीं, समटाइम्स ऐसा होता है कि कंजेनाइटली मिसिंग टूथ होते हैं, नहीं निकला, बना ही फॉर्म ही नहीं हुआ, ऐसा भी होता है। या समटाइम्स ऐसा होता है कि दांत बना था, वो प्रॉपर्ली इरप्ट ही नहीं हो पाया, अंदर नीचे फंसा रह गया दांत के अंदर, तो बाहर ही नहीं आता। तो वो चीज़ें डिफरेंट हैं। ठीक है। अच्छा, अमूमन लोगों के जो है वो गैप आ जाता है दांतों में, तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्रोसीजर है, इसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं? ब्रेसेस लगवाना क्या सूटेबल रहता है? देखिए, ब्रेसेस की इंडिकेशंस अलग हैं बिल्कुल। ब्रेसेस हम दांत अगर हमारे मेल अलाइंड है, दांत टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, तो उसके लिए हम करते हैं। या इवन समटाइम्स गैप भी है और आपकी प्रोफाइल आपको ज़्यादा बुरी नहीं लगती, आपको सिर्फ गैप्स का इशू है, तो आप उसमें ब्रेसेस लगा के उन गैप्स को कवर अप कर सकते हैं। बट गैप आना समथिंग एल्स, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आपके दांतों में गैप आ गया है, ठीक है, किसी भी वजह से, मे बी दांत आपका कोई मिसिंग था या दांत आपका कोई जल्दी गिर गया था या आपने उसका रिप्लेसमेंट नहीं करवाई और गैप बनना शुरू हो गया, या दांतों की मूवमेंट हुई है कोई, या इवन समटाइम्स होता है कि हमारे गम्स वहाँ पे रिसीड हो रहे हैं, गम्स की वजह से वहाँ पे गैप बनना शुरू हो गया, तो फिर वो डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन है उसमें। अगर हम समटाइम्स होता है कि लोग कवर करवा लेते हैं, क्राउन करवा लेते हैं उस पार्ट को कवर अप करने के लिए कि जो गैप है वो हो जाए। ये समटाइम्स ऐसा होता है कि कैविटी थी तो उस गैप के अंदर वो कैविटी को फिल करवा लेते हैं फिलिंग मटेरियल के ज़रिए, या फिर हम ऑर्थोडोंटिकली जो ब्रेसेस लगते हैं उसके ज़रिए भी हम उस गैप को कवर अप कर सकते हैं। अच्छा, ये बड़ी एज में करवाना चाहिए या बच्चे, जैसे हम बच्चों के मसल्स भी वीक होते हैं, इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, तो उस वक्त हमें करवा लेना चाहिए? इतने स्ट्रॉन्ग तो मसल्स होते नहीं हैं बच्चों के, तो हमें ये ब्रेसेस का प्रोसीजर या जो दूसरे गैप को ख़त्म करने का प्रोसीजर, ये उस वक्त करवा लेना चाहिए हमें? देखिए, ब्रेसेस की जो इंडिकेशंस हैं वो बच्चों में हमारे पास दो तरह के ऑप्शन होते हैं कि हम जब ग्रोइंग एज होती है बच्चों की, दूध के दांत होते हैं, तो हम उसमें कुछ रिमूवेबल अप्लाइंसेस, कुछ स्पेस में अप्लाइंसेस ऐसी होती हैं कि वो हम उनको स्पेस को क्लोजर करने के लिए या इवन दांतों की थोड़ी बहुत अलाइनमेंट करने के लिए हम वो रिमूवेबल अप्लाइंस यूज़ कराते हैं। बट जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, परमानेंट दांत आना शुरू होते हैं, तो इंडिकेटेड ही 11-12 साल की उम्र के बाद फिर हम ब्रेसेस के ऊपर जो फिक्स ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है हम उसके ऊपर जाते हैं।
और अगर हम बात करें बड़ों में तो जाहिर सी बात है बोन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा बहुत मूवमेंट थोड़ी सी मुश्किल होती है दांतों में, तो फिर हम नहीं कर पाते उसको उस तरह से क्यों। हाँ, ये है कि स्पेसेस अगर बहुत लिमिटेड हैं तो फिर उसका फ़ायदा भी है कि हम ब्रेसेस के ज़रिए उसको कर लें, मगर अगर बहुत ज़्यादा स्पेसेस बढ़ गए हैं और हमें हम देख रहे हैं कि पेशेंट के दांत भी मज़ीद दांत उसके ख़राब हो रहे हैं, तो फिर हमने उन डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ के ऊपर डिपेंड ठीक है। करते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब प्रोग्राम का वक्त बड़ा कम रह गया हमारे पास, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा बताएं कि ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर जो है इसमें कहाँ कौन सी ब्रांचेस में जो है वो डेंटल प्रोसीजर्स का या डेंटल ट्रीटमेंट का काम हो रहा है? देखिए, डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री, पहले तो मैं थोड़ा सा वो कह दूँ कि डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री इज़ द ओनली इस वक्त एक इदारा ऐसा है कराची के अंदर कि जिसकी डिफरेंट ब्रांचेस जितनी भी हैं ऑलमोस्ट सबके अंदर ही डेंटिस्ट बैठे हुए हैं, और माशाल्लाह से अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर फरहान ईसा, डॉक्टर नादिया और डॉक्टर फराह एक अच्छी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं तमाम ब्रांचेस के अंदर, और इवन कराची से बाहर हैदराबाद में भी और लाहौर के अंदर भी हमारी जो ब्रांचेस हैं वहाँ पे भी कुछ जगहों पे डेंटिस्ट हमारे मौजूद हैं। तो ईसा लैब जो है वो इस वक्त दोनों तरह से काम कर रहा है, डेंटिस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट किया है और माशाल्लाह से सब जगहों पे अच्छा ट्रीटमेंट क्वालिटी सर्विसेज दी जा रही हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट्स के ऊपर, क्योंकि कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो डेंटिस्ट्री एक बहुत महंगा ट्रीटमेंट है और मोस्टली लोग जो हैं वो डेंटिस्ट के पास इसीलिए विजिट नहीं करते क्योंकि वहाँ पर जो है वो चार्जेस ज़्यादा होते हैं। तो ईसा लैब इज़ अ गुड ऑप्शन, आप जाइए बिल्कुल जहाँ पर तो ईसा लैब की जानिब से कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह भी मुनाकिद किए जाते हैं? बिल्कुल, डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम भी होते हैं, इवन डिफरेंट टॉक शोज़ के अंदर भी बात होती है और डिफरेंट मेडिकल कैंप्स भी कंडक्ट किए जाते हैं, डेंटिस्ट्री से रिलेटेड भी किए जाते हैं, हेल्थ रिलेटेड तो किए जाते हैं, डेंटिस्ट्री से भी रिलेटेड अवेयरनेस दी जाती है लोगों में। तो ईसा लैब इज डूइंग देयर बेस्ट टू प्रोमोटिंग डेंटल अवेयरनेस और डेंटल हेल्थ। अच्छा सर, कोई लास्ट मैसेज, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, तो कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगे? देखें, दांतों की सफाई का ख्याल रखें क्योंकि जो हमारे ओरल कैविटी है वही मेन रूट है, मेन गेट है हमारा। अगर हम दांतों की सफाई नहीं रख पाएंगे तो हम मज़ीद बीमारियों के ऐसा हो सकता है कि हम शिकार होते हैं। तो अपने दांतों की सफाई का ख्याल रखें, जैसे जैसे आपकी सेहत ज़रूरी है दूसरी चीज़ों के हवाले से, तो दांतों की सेहत भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। और नाज़रीन, अपनी ओरल हाइजीन का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। यहाँ से मुझे सहर फातिमा को दीजिए इजाज़त, डॉक्टर साकिब रज़ा इनको भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।